दोस्तों, एनआई लीगल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एनआई लीगल के साथी कंज्यूमर कोर्ट के अनुभवी अधिवक्ता इख्तियार हसन साहब, जो कि अपनी सर्विस जो है कंज्यूमर कोर्ट में काफ़ी वर्षों से देते आ रहे हैं। आपका एनआई लीगल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने उपभोक्ताओं के हित के बारे में सोचते हुए ये आपने इंटरव्यू का सेशन रखा है। और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वकील साहब, एक जैसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये चीज़ समझाइए कि आखिर जो है ये उपभोक्ता कोर्ट या कंज्यूमर फोरम की कोर्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों। मतलब ये जब हमारे पास ऑलरेडी सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरा सेशन कोर्ट से लेकर सारे कोर्ट्स का पूरा पहले से हैं, तो ये उपभोक्ता कोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। हाँ, एक्चुअली ये जो उपभोक्ता अदालतों का जो गठन किया गया जी जी, वो सर्वप्रथम 1986 में जी जी माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा ये अधिनियम जो है बनाया गया था। जी जी जी। और जैसा कि देखा गया पूरे विश्व में कंज्यूमर्स की राइट्स को गार्ड करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनके राइट्स की तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कानून थे, इस तरह की अदालतें थी, किंतु भारत में नहीं थी। जी जी। और सबसे पहले जो है 1986 में माननीय राजीव गांधी जी ने ये अधिनियम पारित किया और उसके बाद एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, ताकि उसके जरिए जो उपभोक्ता हैं, देखिए, एक तो आप जान लीजिए कि ईच एंड एवरी पर्सन इज अ कंज्यूमर। जी जी। और सुई से लेके हवाई जहाज तक, जी जी, यानी किसी भी तरह का कोई गुड्स हम खरीदते हैं जी और उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन है, जी, कोई त्रुटि है, खराबी है, उसके मॉडल में खराबी है, यानी कि आपने जो पैसे दिए उस पैसे का जो आपको वो मिलना चाहिए, फ़ायदा रिटर्न मिलना चाहिए, वो गुड्स जो उसको वर्क करना चाहिए वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है, और आपने कहीं शिकायत करी और वो जहाँ से आपने गुड्स परचेस किया है या जिसने इसका निर्माण किया है, निर्माता है, कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कि ऐसी हालत में आप जाते तो कहाँ जाते। बिल्कुल। और यदि आप सिविल कोर्ट में जाते तो सिविल कोर्ट में मुकदमे काफ़ी समय तक लंबित रहते हैं और 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 साल तक मुकदमे चलते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ज़रूरत महसूस करी कि इस तरह के एक स्पीडी ट्रायल, जिसको समरी ट्रायल यानी संक्षिप्त विचारण के जरिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाए। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है अस्तित्व में आया। भारतीय 2019 में वो 1986 वाले अधिनियम को रिपील करते हुए एक दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से उसके अंदर काफ़ी संशोधन वगैरह करते हुए और बहुत सारी नई चीज़ों को ऐड करते हुए वो लागू किया गया है, जो इस समय लागू है। और काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। बहुत बढ़िया जी। जैसे वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इसका अमेंडमेंट भी हुआ है भारत सरकार के द्वारा, और ये 1986 में पहले सर्वप्रथम जो है भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया गया कोर्ट के माध्यम से। जैसे वकील साहब ने और अच्छी चीज़ बताई कि बहुत ज़्यादा बर्डन था सिविल कोर्ट्स के ऊपर, और ऑलरेडी कई सारी मुकदमेबाजी वहाँ से चलते रहते हैं, पूरे इंडिया में काफ़ी केसेस पेंडिंग है। तो इसको स्पीडी ट्रायल के तौर पे चलाने के लिए कि मतलब कि तुरंत न्याय मिल सके और तुरंत निपटारा हो सके, तो इन ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया, जैसे कि बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल है, अदर ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, लेबर कोर्ट का अपना जिस सर्विसेज रिलेटेड मैटर के लिए लेबर ट्रिब्यूनल है, उसी तरह से ये कंज्यूमर ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ ये बताइए कि इसमें इसका दायरा क्या है, मतलब कोर्ट में किन किन मामलों को सुना जा सकता है और उनका वर्गीकरण कैसे होता है कि किस कोर्ट में कितना मामला, क्या कुछ ऐसा है कि कितने लाख? जी बिल्कुल है, उसको समझाया जा रहा है दर्शकों को। इसका दायरा तो बहुत ही विस्तृत है। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया था, सुई से लेके हवाई जहाज तक, यानी जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं, गुड्स और या जो भी सर्विसेज हम हायर करते हैं, मतलब किसी आर्किटेक्ट की सर्विस हमने हायर करी, किसी बिल्डर की सर्विस हमने हायर करी, हमने मान लीजिए एयरप्लेन की सर्विस हायर करी, तो कोई भी सर्विस, यानी सर्विस प्रोवाइडर कोई है, उससे सर्विस अगर लेते हैं, या कोई भी गुड्स, यानी जो इस्तेमाल की उपभोग की वस्तु है उसको हम खरीदते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए
हमारे यहाँ जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, जो अदालतें गठित की गई हैं, वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें जो है ट्रायल के लिए चूँकि 90 दिन का समय दिया गया है, एक्ट में प्रोवाइडेड है, लेकिन चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और हालांकि लखनऊ के अंदर तो जो 2 जिला उपभोक्ता अदालतें बनाई गई हैं, लखनऊ के अंदर 2 जी, जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम और जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय। तो 2 जिला उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं, लेकिन और उपभोक्ताओं को काफ़ी उससे लाभ मिल रहा है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा रही है। तो वकील साहब, जैसे कि मतलब कितने लाख तक या कितने हजार तक के मामले कौन कैसे जाते हैं, कहाँ किस कोर्ट में जाते हैं? वो देखिए, जिला इसमें इसको जो है एक्ट में इस तरीके से व्याख्यायित किया गया है, 1 रुपए से लेके 5 लाख तक की जो शिकायत है वो निःशुल्क है। ठीक है। एक तो 50 लाख तक के डिस्प्यूट्स, विवाद जो हैं वो जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल होते हैं, और 50 लाख से 2 करोड़ तक माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग है, वहां पर दाखिल होते हैं। और 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक वहाँ आपके नेशनल, इसका जो नेशनल कमीशन है, कंज्यूमर के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया है, वो वहाँ पर दाखिल होते हैं। तो 1 लाख से 50 लाख तक की जो क्षेत्राधिकारिता जिला उपभोक्ता आयोग की रखी गई है, जिसमें 1 लाख से 1 रुपए से लेके 5 लाख तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता उपभोक्ता से, मतलब कोई फीस उसको नहीं देनी है। वो अपनी शिकायत दर्ज कराए और अपने मुकदमे को पेश करे, उसके साथ साक्ष्य प्रस्तुत करे, तो उस पर विचारण किया जाएगा। कोई शुल्क उससे नहीं लिया जाएगा। कोर्ट फीस के तौर पर कोई कोर्ट फीस नहीं। और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 400 रुपये है। तो ये वकील साहब ने ऐसा समझाया कि इसका वर्गीकरण कैसे होता है। कोर्ट फीस जो ये भी बहुत ही नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल ही। ये बताइए कि जैसे कि राज्य स्तर पे हमारी कितने ट्रिब्यूनल कोर्ट काम कर रही हैं, और जिला लेवल पे तो जाहिर सी बात है कि हर जिले में एक होगी। जिले में एक होगी, और जो महानगर टाइप के जिले हैं, मसलन जैसे लखनऊ है, यहाँ पे 2 जिला उपभोक्ता फोरम है, मुरादाबाद है, वहाँ पे 2 जिला उपभोक्ता है, मेरे ख्याल से कानपुर में भी है। तो जो बड़े जिले हैं वहाँ पर 2-2 है, बाकी जिलों में 1 है। और राज्य स्तर की केवल 1 ही राज्य आयोग होता है पूरे प्रदेश में, लखनऊ में है। वो लखनऊ में। अच्छा, मतलब जी। और इसका वर्क ये है कि जो 1 लाख 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक की जो शिकायतें हैं, उनकी अपीलेट ट्रिब्यूनल है राज्य उपभोक्ता। यानी यहाँ से अगर कोई ऑर्डर पास होता है जिला आयोग से, और उससे कोई पर्सन एग्रीड है, और उसको लगता है कि उसके खिलाफ गलत ऑर्डर पास हुआ है, तो वो अपील में जा सकता है। लेकिन अपील में जब जाएगा तो उसको 50% धनराशि जो ऑर्डर में हुई है वो उसको जमा करेगा, तब जाके उसकी अपील सुनी जाएगी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाई कि अगर 1 लाख से 0 से 5 लाख तक का मामला है, तो आप जिस भी जिले में स्थित हैं उसी जिले की जिला कोर्ट में, आप उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते हैं। और 5 लाख से लेके अगर 20 लाख तक का मामला आता है, तो फिर आपको जो है राज्य लेवल के जो है कंज्यूमर कोर्ट में आना पड़ेगा। और 20 लाख से फिर ऊपर का जो मामला है वो फिर नेशनल लेवल के जो कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और जिला स्तर पे अगर कोई मामले को अगर आप चैलेंज कर, तो आपके हित में फैसला होता है, और आपके अगेंस्ट में जो विपक्षी पार्टी है वो जमा लीजिए राज्य लेवल पे जाती है, तो आपको 50% का जो है कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। वो एज अ सिक्योरिटी जमा होगा। वहां से अगर वो अपील हार जाएगा तो कंज्यूमर को तुरंत पैसा मिलेगा, फुल पैसा। मतलब वो एक तरह से आपकी 50% कोर्ट अपने पास संरक्षित कर लेगी। और अगर वो वहाँ पे वो हारते हैं तो वो 50% क्या, वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। और फीस भी 5 लाख तक की फीस आपको कुछ नहीं देनी है, कोर्ट फीस नहीं है। ठीक है। सब एक चीज़ और बताएं कि जैसे कि मान लीजिए कोर्ट ये काम जो कर रही हैं, तो इनमें इनका जो स्तर है, जो भी मानिए इनमें न्यायाधीश या न्यायाधीशगण करके जो भी पीठासीन अधिकारी, उनका लेवल क्या है, मतलब वो किस? देखिए, वो उनका लेवल जो जिला उपभोक्ता आयोग में जो 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें से प्रेसिडेंट जो है वो जिला जज स्टैंडर्ड का रिटायर्ड, जिला जज से रिटायर्ड हो या एडीजे से रिटायर्ड हो, तो वो प्रेसिडेंट होता है। और उसके साथ जो 2 सदस्य होते हैं, उनमें से एक महिला सदस्य होती है, जो या तो समाज, मतलब एक तो ग्रेजुएट के अलावा समाज सेवा का उससे 10 वर्ष का अनुभव हो, वो सदस्य होते हैं। और दूसरा सदस्य पुरुष सदस्य मेल मेंबर होता है,
तो वो भी जो है उसके साथ भी यही शर्तें हैं, LLB है और समाज सेवी है और उसको 10 वर्ष का अनुभव है अगर समाज में काम करने का, तो वो एज अ मेंबर उपभोक्ता आयोगों में उसके नियुक्ति की जाती है 4 सालों के लिए। 4 साल के लिए ये अध्यक्ष महोदय भी होते हैं। तो 3 सदस्यीय बोर्ड होता है एक तरह से जिला आयोग का। वो 3 सदस्यों में से 2 सदस्यों का रहना जरूरी होता है किसी भी मामले को निपटाने के लिए। तो सारे मामलों का निपटारा जो है वो कोर्ट में प्रोसीजर के दौरान होता है, या एप्लीकेशन मान लीजिए कोई मामला छोटा है लेवल का है और वो अदालत में लाया गया तो उसका तुरंत निस्तारण भी करने का कोई प्रावधान है कि? हाँ बिल्कुल, देखिए एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं और महिला है, वरिष्ठ नागरिक हैं या और भी कोई ऐसी अर्जेंसी है तो अपनी अर्जेंसी शो करके वो अपने मुकदमे को जल्दी निपटाया जा सकता है। सिविल कोर्ट के मुकाबले में जिला उपभोक्ता अदालतें काफ़ी कारगर हैं, तेजी से तुरंत कार्य कर रही हैं। अच्छा, इनका कोई ऑनलाइन संग्रहण, ऑनलाइन डेटा कुछ ऐसा स्टोर होता है कि कितने मामले जिला लेवल पे पेंडिंग थे और क्लोज किए गए, या कोई केस जो है जैसे बाकी हाई कोर्ट में व्यवस्था कर दी गई है कि केस की पूरी डिटेल आती रहती है कि कब डेट लगी है, ऐसा कुछ अभी ऑनलाइन हो गया है? जी, आपको जो केस, एक तो आप वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई गई ई जागृति वेब पोर्टल है। ई जागृति वेब पोर्टल के जरिए आप अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब लेकिन आपको आप खुद भी कर सकते हैं और किसी अधिवक्ता के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपने अगर ई जागृति वेब पोर्टल पर अपना मुकदमे को अपलोड किया, उसके बाद आपको फिजिकली जो आपने अपलोड किया है मुकदमा, वो फिजिकली आपको जाके वहाँ कोर्ट के सामने भी देना होगा पेपर में। है ना, जो चीज़ जितनी शिकायत इसमें दर्ज किया वही उसी हिसाब से आपको वहाँ पेश करना होगा। उसकी एडमिशन पे आपको बहस करनी होगी कि कैसे आपका मुकदमा जो है कोर्ट के सामने ग्राह्य कर लिया जाए सुनवाई के लिए। तो आप उपभोक्ता हैं, आपके साथ क्या कमी हुई, आपको काज ऑफ एक्शन कब पैदा हुआ, क्या मतलब आपके साथ क्या हुआ, तो ये आपको बताना होता है न्यायालय के सामने। तो न्यायालय उसके बाद उसको अंगीकृत और पंजीकृत करके आपको मुकदमा नंबर अलॉट हो जाता है। जी। तो जो मुकदमा नंबर आपके पास है वो आप उसके जरिए जो है ऑनलाइन उसको देख सकते हैं कि उसमें कब डेट पड़ी है, उसमें क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जैसे वकील साहब ने बताया कि जो है जागृति पोर्टल के माध्यम से भी आप केस को पंजीकृत कर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं, उसकी फाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह वकील साहब ने एक ये भी कि हेल्पलाइन नंबर भी आप चाहें तो उस पर कॉल करके जो है अपनी शिकायत जो है फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम की फाइल जो एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वो अभी आपको जो है दिख जाएगी इस वीडियो में। तो उससे भी, लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर ये है कि जो वकील साहब बता रहे हैं कि आपको वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा और उसको अपना साक्ष्य के तौर पे बताना पड़ेगा कि केस क्या है, और कोर्ट उसको वहाँ पे स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है कि वो करे या ना करे। अगर आपका मैटर बनता है कानूनी ज़रूरतों के हिसाब से आपका मामला है तो वो कोर्ट उसको अवश्य स्वीकार करेगी। और जैसे वकील साहब ने और चीज़ अच्छी तरह समझाया कि कोई भी मामला हो, लोगों के ज़्यादातर कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन सा मामला कंज्यूमर में आएगा नहीं आएगा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कोई भी मामला जिसमें आप कोई सर्विस ले रहे हैं, चाहे आप प्लेन की सर्विस हो, चाहे कोई आप खाद्य सामग्री ले रहे हो, चाहे हॉस्पिटल की सर्विस ले रहे हो, कैसी बैंक कारी है, किसी तरह की सर्विस में, फाइनेंस है, जी आपके जो है फाइनेंस के बैंक है, फाइनेंस है, बिल्डर्स का एग्रीमेंट है, कोई भी कुछ भी है सर्विसों से जो आपने वकील साहब जैसे बता रहे हैं कि जो आपने सर्विस ली है और वो जो आपको बताया गया था वो आपको नहीं मिला, तो उसके लिए फिर आप उसके अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आपका दावा मजबूत है तो उसमें आपको कानूनी सपोर्ट रजिस्टर मिलेगा और आपको आपका जो क्षति हुई है वो पूरी की जाएगी। अच्छा वकील साहब, जैसे एक चीज़ बताएं कि ज़्यादातर जैसे होता है कि खाद्य सामग्री में एक अमूमन जो है लोगों में की बड़ी शिकायतें रहती हैं कि कुछ ये पैकेट खोला तो उसके अंदर जो है पता चला सब्सिडाइज मामला मिल गया, माल मिला, या जो है लो स्टैंडर्ड का माल मिला, या खाने योग्य सामान नहीं था। तो इसको जैसे कैसे कंज्यूमर इसको प्रोटेक्ट करे, वो कानूनी तरीका बताइए। ये तो थोड़ा सा बहुत टफ मैटर है, इसलिए कि आप जैसे एक तो मेरा आप सबको एक सलाह ये है कि आप कोई भी सामान खरीदें जी तो उसकी रसीद आप जरूर लें। ठीक है, कोई भी सामान खरीदें, चाहे खाद्य पदार्थ खरीदें या कोई भी प्रोडक्ट लें तो उसकी आप सेल इनवॉइस ज़रूर लें। बिल्कुल। और उसके अलावा रसीद लिया आपने, और जिस टाइम आप उसकी पैकेजिंग खोल रहे हैं, तो मेरी तो सलाह है कि आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ आ रही हैं, तो उसकी एक वीडियो भी बनाते चलें। बिल्कुल। खोल कर जब खोलते रहें तब जिससे ये प्रमाणित हो सके
कि इसको खोलने के बाद आपने कुछ इसके अंदर नहीं किया। कल को मतलब कि इसलिए कि आपको कोर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर ठीक है ये समरी ट्रायल है, सारी बातें हैं, लेकिन आपको अपना वाद जो प्रस्तुत किया उसको साबित करना पड़ेगा। तो उसको साबित करने के लिए साक्ष्य होना चाहिए, और साक्ष्य के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है कि आप जब उसकी पैकेजिंग खोलें तो उसकी आप वीडियो बनाएं और उसमें दिखेगा सब कुछ। बिल्कुल तो आप न्यायालय के सामने रख सकते हैं। वकील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीका बताया आप लोगों को कि कोई भी चीज़ है, अगर आप इसको मान लीजिए साक्ष्य आपके पास नहीं है और आपके पास असलियत में आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, गलत हो रहा है मान लीजिए, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, तो फिर साबित करना, और सामने वाला जो कंपनी का जो भी वकील होगा वो यही बात बोलेगा कि साहब ये तो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है। तो आप पहले से ही प्रमाण को, मतलब मान के चलिए कोई भी चीज़ आप सर्विस ले रहे हैं तो उसके जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्स को इकट्ठा करके रखिए, उनसे ज़रूर रसीद लीजिए, पक्की रसीद लीजिए, ताकि कल को आपको ये प्रमाण करने की में आवश्यकता पड़े अगर, तो ये आप साबित कर सकें कि हाँ मैंने ये सर्विस इनसे ली थी, और वो डिनाई ना कर सकें कि मैंने सर्विस इनको नहीं दी थी। और दूसरी बात ये, जैसे कोई भी फ़ोन आप मंगा रहे हैं, कोई सामान मंगा रहे हैं, खाने पीने का कोई सामान मंगा रहे हैं, कुछ भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है, तो आप ज़्यादातर केसों में पहले आप उसकी एक वीडियो पैकेजिंग खोलते वक्त बना लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही आगे कानूनी कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा फायदा देगा, और आपको अपनी बात रखने में आपको आगे बैठेगा। पहले एक सिद्धांत था क्रेता सावधान, जी जी, मगर जब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, जी जी, विक्रेता सावधान हो गया। विक्रेता सावधान हो गया, इसलिए कि उनके हितों को जो है गार्ड किया जा रहा है, सुरक्षा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है मेडिकल नेग्लिजेंस भी जो है वो देखा जाता है। मतलब अगर कोई डॉक्टर है वो सेवाएं, मैंने जैसे पहले कहा था, जो भी सेवाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे जितनी भी डॉक्टर की सेवा है, अस्पताल की सेवा है, जितनी भी प्रकार, गैस सिलेंडर आप ले रहे हैं उसमें जितनी भी किसी भी प्रकार के फोन में आप फोन ले रहे हैं, अगर आपको हवाई जहाज मैंने तो आप उस जो आपको बताया गया है और वो चीज नहीं मिल रहा है, मिसाल तौर पे आपको बोला गया 5 GB डेटा दे रहे हैं, 5 GB डेटा नहीं दिया जा रहा है आपको, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। हमने चश्मा लिया, जी जी, और चश्मे का हमारा पावर कुछ है, उसने बना कुछ दिया, जी जी जी, ठीक है, हमने जो कंपनी मांगी उसकी जगह कुछ और दे दिया, हमको बाद में पता चला। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीजें हैं, तो हर कुछ आता है। अच्छा वकील साहब, इसमें नॉर्मली जो है आप, जैसे कि आप तो वाकई में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं, तो अमूमन आपके हिसाब से जो है ये नए जैसे तो 90 दिन का शायद टाइम स्लॉट है, जी जी जी, लेकिन कितना टाइम लगभग जो है रियल में लगता है? रियल में मिनिमम आप मान के चलिए कम से कम 1 साल लग जाता है। मतलब 1 साल में लगभग, तब भी ये सिविल उम्मीद की जा सकती है, सिविल मामलों के मुकाबले बहुत ही कहाँ 10 साल 20 साल कहा जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता और था। एक फायदा और है, जो समय आपका लग रहा है, जी जी, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है। ओके, वो यूं नहीं है कि मसलन जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया है, जी जी, इंश्योरेंस 3 लाख रुपए का है, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिजेक्ट कर दिया आपके क्लेम को, जी जी, ठीक है, मान लिए आज की डेट में रिजेक्ट कर दिया, जी जी जी, तो अब आप एग्रीड हुए उससे, और उसने गलत रिजेक्ट किया, तो अब आपने जब अपनी शिकायत कंज्यूमर आयोग में दाखिल करी, तो आज की डेट से लेके जिस डेट में भी ये केस डिसाइड होगा, तो मसलन आपका 3 लाख का बीमा था, तो 3 लाख पर कोर्ट कम से कम 6 से 9% ब्याज दिलाती है। अच्छा, कि उस 3 लाख पर आप 9% ब्याज देंगे, 6% ब्याज देंगे, 8%, अभी कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि कितना ब्याज दिलाए। अच्छा, तो वो दिलाती है कि आपको जो है जब एक्चुअल पेमेंट आप करोगे तब तक आपको 9% इंटरेस्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से लेके एक्चुअल पेमेंट तक देना होगा। तो इसलिए इसमें कंज्यूमर का लॉस नहीं है, इसलिए कि कोई भी बैंक या कोई भी क्षतिपूर्ति इस हिसाब से वो नहीं होता कि आपने अगर कहीं पैसा आपका बैंक में भी रख देंगे तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, मतलब उस हिसाब से क्षतिपूर्ति ये दिला देते हैं। जो वकील साहब का कहना है कि जो डिले हो रहा है वो आपको कोर्ट उसको संज्ञान में अपने लेती है, और उसको उसी आपको ब्याज के हिसाब से वो ब्याज के तौर पे आपको कंपनसेशन उसका भी देरी का जो हो रहा है वो मिलता है। जब वकील साहब इसमें कुछ मानसिक क्षति जो होती है, इसका भी प्रावधान है, मतलब मानसिक और शारीरिक क्षति, क्योंकि भाई मान लीजिए हमने पैकेट तो लीजिए, मान लीजिए 2 रुपए का कोई सामान खरीदा, बिल्कुल, अब उसमें तो मुझे 2 रुपए ही वापस मिल गए, तो कोई मतलब नहीं बना, तो उसमें मुझे मेंटल एगोनी और फिजिकल ट्रामा के लिए भी जो है कंपनसेशन की व्यवस्था, और आपको केस ऑफ सूट यानी जो सूट का जो खर्च है ना, वो भी दिलाया जाता है, मुकदमा वाद व्यय
वाद व्यय भी दिलाया जाता है, यानी कि अगर मतलब यानी वाद व्यय भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। किसी वकील साहब को हायर किया है या कोई आप कोर्ट फीस दौरान आपका जो खर्चा आया है तो आप उसको भी। इसका वकील साहब वर्गीकरण कैसे होता है? मिसाल के तौर पे मेरा जैसे मैंने कोई एक मान ली 5 रुपए की भुजिया खरीदी थी और उसमें वो भुजिया जो थी वो उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और वो खाने योग्य नहीं थी, तो मुझे इसके अगेंस्ट में कितने पैसे का जो है कमेंट वो करना चाहिए? अब ये तो आप देखिए, अब ये कैसे सुनिश्चित अब ये आपके ऊपर है कि जैसे आपने 5 रुपए की भुजिया खरीदी, आपके पास उसकी एक तो रसीद होनी चाहिए। ठीक है। दूसरे आप उस पर ये देखिए कि क्या वो एक्सपायरी डेट की भुजिया बेची उसने आपको। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी आपने, उसकी एक्सपायरी डेट देखी आपने। अगर एक्सपायरी डेट के बाद उसने बेची तो क्लियर कट उसने जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया है, डिफिशिएंसी इन सर्विस की है, यानी दी जाने वाली सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार ये अपनाया गया है। तो उसके लिए अब ये तो साफ प्रूव हो गया, यानी रसीद आपकी आज की डेट की है और उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो उसके पहले की है, यानी उसने एक्सपायर सामान आपको बेचा। या अगर दूषित सामान है उसके अंदर तो वही मैंने कहा आपको वीडियो होना चाहिए, और उसके बाद आपने उसी टाइम आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिले होंगे, आपने इलाज कराया होगा, उसके पर्चे होने चाहिए, उससे उसका रिलेशन होना चाहिए जिससे साबित हो सके आपको ये भुजिया खाने से आपको ये समस्या उत्पन्न हुई। जी, लेकिन वकील साहब जैसे आप खुद जान रहे हैं कि व्यवहारिक तो वो आपको जो खर्चा आया 5-10 रुपए या 15 रुपए की चीज हम कोई खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते, ज्यादातर चीजों में किराना वाले सामान में तो हमें रसीद तो मिलती नहीं, खैर उसमें ना कोई किराना वाला देता है, तो क्या हम जैसे जो आप ऐसी जगह से खरीदे जहाँ से वो आपको रसीद मिले, इसलिए बिना रसीद के आप इसको प्रूफ कल को अगर मैन्युफैक्चरर आए और कहे कि साहब हमारा ये प्रोडक्ट ही नहीं है, उसको कैसे प्रमाणित करेंगे आप? नहीं, जैसे कि हम फोन पे या गूगल पे से जो पेमेंट कर रहे हैं क्या ये माना जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा कि हमने ये सामान खरीदा था, इतने रुपए का है इसीलिए। हालांकि इसमें भी लेकुना है, वो ये कह सकता है हमारे यहाँ से ये नहीं खरीदा था, इन्होंने ये खरीदा था। लेकिन अगर आपने वीडियो बना उधर से वीडियो बना रखा है तो उसको आप प्रमाणित कर सकते हैं। जी ठीक है, ये अवेयरनेस ही है। अच्छा, इसमें जो क्लेम है इसके अगेंस्ट में, तो क्लेम का निर्धारण कैसे होता है कि कितना पैसा आपको चाहिए? अब देखिए एक्चुअली ऐसा है, जैसे मान लिया अब आपकी हैसियत के अनुसार से होता है, ठीक है, और किसको कितना मेंटल ट्रामा पहुंचा, अब इसको असेस करने का काम जो है वो कोर्ट का है। अच्छा। और वकील का काम ये है या आपका काम ये है कि आपको वास्तव में उससे कितनी हानि हुई और कितना नुकसान और दुख पहुंचा, इसको जितने अच्छी तरीके से आप बता ले जाएंगे आपको उतनी अच्छी क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। मिनिमम जो है आदमी 25,000, 50,000, कुछ मामलों में 10,000, जिसका जैसा मांगने का अपना सिस्टम रहता है वैसे लिख के देता है। अब आप अगर साबित कर ले जाएंगे, अभी कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, 50,000 देते हैं, कुछ मामलों में 50,000 भी दे दिए। जैसे हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बिग बाजार से सामान खरीदा, जी, उन्होंने जो है वो जितने का सामान खरीदा उससे ज़्यादा की बिलिंग कर दी, जी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में पकड़े गए। बिल्कुल। निचली अदालत ने कम पैसा अवार्ड किया था, उन्होंने अपील करी, वहाँ पर उनका अपील बढ़ा दिया गया, नीचे 5,000 दिलाया था, ऊपर मेरे ख्याल से 25 या 50,000 कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, मिलता है न्याय में। तो ये जो 5 लाख और 10 या 20 लाख का आप जो नए वर्गीकरण का माध्यम बताया था कि जिला लेवल और राज्य लेवल पे होता है, तो ये क्लेम वाला अमाउंट होता है या जो कस्टमर ने पैसा व्यय किया होता है? जो व्यय किया होता है। अच्छा। अभी पुराने एक्ट में जो था व्यवस्था थी, जी, वो व्यवस्था पुराने एक्ट में यूं थी कि आपने सब कुछ मिलाकर, यानी आपके मेंटल एगोनी का पैसा, आपका जो प्रोडक्ट का है उसका पैसा, जो वाद व्यय, यानी कंप्लीट जो आप प्रेयर में मांग रहे हो उसके ऊपर आपको कोर्ट फीस देनी थी। अच्छा। लेकिन जो नया वाला एक्ट आया है 2019 वाला, उसमें कंसिडरेशन के ऊपर यानी प्रतिफल के ऊपर रख दिया। जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया है 10 लाख का या आपने 1 करोड़ का कराया, जी, मगर आपने कंसिडरेशन दिया है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़ है आपका वो सम इंश्योर्ड, मगर कंसिडरेशन 1 लाख है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जिला आयोग जाएंगे। जैसे कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दर्शकों के माध्यम में प्रतिफल आपने जो दिया, जो पैसा आपने मतलब इन्वेस्ट किया है, जो जैसे वो उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई सर्विस ली है जो 20 रुपए के लिए है, 100 रुपए के लिए है, 500 के लिए है, तो आप इसमें 5 लाख से चूंकि कम है तो ये आपका जिला लेवल पे ही जाएगा। इसे आप वकील साहब ने बताया कि इंश्योरेंस मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन आप जो अभी किस्तें आपने जो टोटल जितनी भी जमा की हैं वो मान लीजिए आपने 20,000 जमा किया है, 1 लाख जमा किया है, तो तब भी आपका मामला जिला लेवल पे ही आएगा, क्योंकि वो आपने जो पैसा अभी तक इन्वेस्ट किया है, जो कंपनी को जो किसी सर्विस के लिए आपने पैसा दिया है, उस पैसे से ही ये चीज़ माना जाएगा कि वो कहाँ केस जाएगा।
और रहा बात क्लेम का कि आप कितना क्लेम कर सकते हैं, इसमें जैसे वकील साहब ने बताया कि आप उसमें आपका जो भी मानसिक आघात हुआ है, जो कोर्ट की जो आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो वे हो रहा है या जो आपको लगता है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। वो माननीय न्यायालय उसको जो है, जो ट्रिब्यूनल न्यायालय है उसको बताएगी कि उसको कितना मंजूर किया जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये कोर्ट अपने विवेक पे तय करेगी। बहुत सही तरह से वकील साहब ने चीज़ समझाई। अच्छा, इसकी केस दायर करने की समय सीमा क्या होती है साहब? जैसे मान लीजिए आज मेरे द्वारा मुझे कुछ फ्रॉड हुआ जी, हाँ, तो कब तक दायर कर सकता? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी जी जी। और बहुत मौके का सवाल है और ये जरूर जानना चाहिए उपभोक्ताओं। काज ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं जी, यानी वाद का कारण। जी जी। आपको वाद का कारण कब उत्पन्न हुआ, ओके, ठीक है जी। और जिस तारीख में आपको वाद का कारण उत्पन्न हुआ है उससे 2 साल के अंदर आपको मुकदमा फाइल करना है। 2 साल। अदरवाइज अगर 2 साल से एक्सीड कर गया तो आपको फिर कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना होगा और आपको उस डिले को एक्सप्लेन करना होगा कि आप 2 साल के बाद क्यों मुकदमा फाइल करने आए, क्यों शिकायत 2 साल बाद करने आए। तो उसको जस्टिफाई करना होगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये डिले जो है जस्टिफाइड है तो तब भी कोर्ट आपकी शिकायत को सुन सकती है। अदरवाइज 2 साल के बाद जाने पर टाइम बार्ड माना जाएगा आपका मुकदमा और सुनवाई मतलब जो है वो नुकसान हो सकता है कंज्यूमर। मतलब 2 साल तक तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सुनवाई होगी, आपका मामला है 2 साल के ठीक है, अंदर जब ये घटना हुई है, जब आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस समय भी ये घटना उत्पन्न हुई है, जब आपको लगा, ठीक है। और उसके बाद भी वकील साहब को जो बताना है कि वो आप कंसिडर किया सकता है, अगर आपका मतलब आप उसको साक्षी तौर पे प्रस्तुत कर सकेंगे क्या वजह थी आप 2 साल तक नहीं आ पाए कोर्ट में, तो आप अगर साबित कर सकें और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले तो 2 साल बाद भी उसको माना जा सकता है। अच्छा वकील साहब, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट कोई इंटरमीडिएट रिलीफ कंज्यूमर को दे देती है कि एक पूर्ण रिलीफ ही एक बार में ही आती है? अगर मान लीजिए जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट है, ठीक है, और गलत तरीके से आपका विद्युत कनेक्शन काट दिया बिजली वालों ने, तो अब अगर मान लिया आपका बिल पेड है और उसके बाद भी जो है वो गलत तरीके से बिजली काट दी, तो अब ये इसमें तो आ गया ना कि तुरंत आपको रिलीफ चाहिए। जी जी। तो इसमें आप इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन का भी इसमें प्रोविज़न है और अंतरिम अनुतोष प्रार्थना पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। तो आपने डाला कि साहब चूँकि बिजली आवश्यकता है और हमारी बिजली गलत तरीके से काट दी गई है तो हमारी बिजली जो है तत्काल प्रभाव से जोड़ी जाए, या अगर आप बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा लेके जा रहे हैं तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि दौरान विचारण मुकदमे के हमारी विद्युत न काटी जाए, तो उस पर कोर्ट स्टे कर सकती है। और या जो इलीगल पैसा आपसे मांगा जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा उसको स्टे कर सकती है, आपके बिजली कनेक्शन काटने को रोक सकती है, और यदि काट दिया है तो उसको जोड़ने का कोर्ट जो है उसमें ऑर्डर कर सकता है उसके अंदर आयोग आपके इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन पर। जैसे कि प्रोविजन है वकील साहब ने बताया कि कुछ मामलों में जहाँ पे त्वरित न्याय की जरूरत है और क्योंकि डिले होने पे उसका मतलब न्याय का थोड़ा देरी हो जाएगी उसमें, तो उस वहाँ पे कोर्ट चाहे तो त्वरित न्याय देकर कुछ आपको रिलीफ दे सकती है, जैसे बिजली के मामलों में और भी जो जैसे मान ली आपकी गाड़ी खींच ली, गाड़ी की मामलों में आपकी मान ली फाइनेंस गाड़ी थी, जी, आपकी एक आध किस्तें टूटी हैं, उनको इलीगल तरीके से उन्होंने खींच ली गाड़ी, आप तुरंत गए कोर्ट। आपको आयोग जो है अगर बेहतर समझेगा तो वो गाड़ी को बेचने से उनको रोक देगा, या ये कहेगा कि ठीक है इनकी ये किस्तें आप जमा करिए और बाकी की गाड़ी इनको हैंडओवर करिए ताकि ये कमा के आपको पैसा दें। तो वो ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है और आपके मुकदमा रखने के ऊपर है कि उस समय वो केस टू केस डिफर करता है फैक्ट के ऊपर। अच्छा वकील साहब, ये वर्गीकरण कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए गाड़ी या प्रॉपर्टी वाले मामले होते हैं जिनमें कि एक अलग ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, डीआरटी बना हुआ है, कौन सा मामला वो डीआरटी में जाएगा और कौन सा मामला जो है आपके कंज्यूमर कोर्ट में आएगा, ये कैसे डिसाइड होता है? लोन की देयता में अगर आप कोई गड़बड़ी की है आपने, अच्छा, जो लाइबिलिटी आपकी अब नहीं दे रहे हैं, वो मैटर तो डीआरटी में जाएगा, इसलिए को डीआरटी में वो में बैंक गया मान लीजिए, जी, वो प्रोसीडिंग चला रहा है। लेकिन जहाँ डिफिशियंसी इन सर्विस है, ओके, ये बड़ा बारीक मामला है, डिफिशियंसी इन सर्विस होना चाहिए। मान लीजिए कि अब उन्होंने जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट को वायलेट करके वो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आप या इलीगल तरीके से गाड़ी खींच ले गए, आपकी गाड़ी मान लीजिए बिना नोटिस दिए, तो अब ये डिफिशियंसी इन सर्विस हो गई। अब मान लीजिए उनकी अगर कोई एक किस्त बाकी थी तो वो हमको नोटिस देते, उसके बाद हमारी गाड़ी जो है
वो लेते, बिल्कुल ठीक है, नोटिस देते या किसी कोर्ट से ऑर्डर ले आते कि हम इनकी गाड़ी को पजेस कर रहे हैं, बिल्कुल रिपजेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो आप हमारे यहाँ डेफिशिएंसी इन सर्विस में आएंगे। ओके, तो डीआरटी का मामला तो बिल्कुल अलग है, वो तो उससे ऋण की देयता से संबंधित नहीं, जैसे अमूमन लोगों में अवधारणा ये होती है कि जैसे कि लोन से संबंधित मामला है तो डीआरटी ही जाएगा। तो मतलब वकील साहब ने बहुत सही समझाया कि डिफिशियंसी इन सर्विस का मामला कब होगा, ये देखना है कि तो आप कंज्यूमर में आएंगे, और अगर आपकी ऋण अदायगी से संबंधित कोई मामला है, आप वो नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी डिफिशियंसी वहाँ पे आपको हो रही है, तो बैंक वहाँ पे आपका डीआरटी जा सकता है, वो आपका मामला डीआरटी में चलेगा। लेकिन अगर आपके साथ मतलब ऐसा हुआ है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब कि अननेसेसरी कॉल्स नहीं आनी चाहिए थी, अननेसेसरी संडे के दिन या सार्वजनिक अवकाश को फ़ोन नहीं होना चाहिए था, कंज्यूमर घर पे नहीं आना, बैंक का कोई कर्मचारी घर पे ताकि परेशान नहीं करना चाहिए था, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई गई थी जब आप सर्विस ले रहे थे, लेकिन आपके साथ हो रही हैं, तो इस वजह से ये जो है मामला बनेगा कंज्यूमर का। क्योंकि सब ऐसे ही जी जी, कुछ मामले ऐसे होते हैं इंटरलिंक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से ऋण लिया, जी जी, हाउसिंग लोन लिया, जी जी, ठीक है, मैं एक उदाहरण के जरिए जी जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल पास और बिल्कुल बिल्कुल, आप इसीलिए तो आपको आमंत्रित किया गया है कि आप बिल्कुल बेसिक बातें बताएं जो कस्टमर जो कंज्यूमर को समझ में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों जी। जैसे मान लीजिए हमने हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, हाउसिंग लोन जब लेते हैं तो बैंक क्या करता है कि बैंक लोन करता है, लेकिन बैंक लोन को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कराता है, ठीक है। सपोज दैट जिसने लोन लिया था उसकी डेथ हो गई, जी, तो अब उसकी क्या करते हैं बैंक वाले, उसकी फैमिली वालों से वो पैसा वसूलते हैं, बिल्कुल, जबकि उन्हें ऐसा करने का राइट नहीं है। जब उन्होंने लोन को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस करा रखा था तो इंश्योरेंस से पैसा लेना चाहिए था। अब इंश्योरेंस क्या करता है कि वो कुछ न कुछ बहाने बना करके कि साहब ये जिसने लोन लिया था ये बीमार था जी, या इसने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी थी, इसलिए जो है हमने जो है वो इनका वो इंश्योरेंस रिप्यूडिएट कर दिया। तो अब यहाँ डिफिशिएंसी इन सर्विस जो है इनकी भी आ गई और बैंक की भी हो गई। ओके, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी की भी। तो अब ये दोनों को लेके आप कंज्यूमर कोर्ट में आ गए, कंज्यूमर आयोग में आ गए, तो यहाँ पर आपको रेड्रेसल मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है न्याय मिलेगा। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से वकील साहब ने बताया बात कि इस तरह से जो है हम कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि मामला कहाँ का है। और कुछ चीज़ें से आप लोगों ने नई तरीके से सुन रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वकालत के पेशे में कुछ चीज़ें एडवोकेट ही समझ सकता है इस बात को। तो वो आपको वकील साहब अपना अनुभव को साझा कर रहे हैं ताकि आपको जो है दैनिक जीवन में आपके साथ इस तरह की घटनाएं हों तो आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे, बेनिफिट मिलता रहे। और हमारा चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को जो है अपने अधिकारों की जो है संरक्षण वाली बातें बताना, और बिल्कुल कानून को एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ सके, और बिल्कुल अनुभवी वकील द्वारा कि जो उन्होंने पूरी अपने जीवन में जो प्रैक्टिस के दौरान देखते रहते हैं, करते रहते हैं, उस चीज़ का अनुभव आपको वीडियो के माध्यम से देना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। बहुत वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से लोगों को जो है बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और, कंज्यूमर कोर्ट ही डिसाइड करती है कि कोई मामला योग्य है कि नहीं है सुनने या भाई, या कैसे इसको डिसाइड होता है? जी जी, इसीलिए ना मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि कोई भी शिकायत जब आप दर्ज करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले यही देखती है कि आप कंज्यूमर हैं या नहीं। ओके, उपभोक्ता है या नहीं, पार्टी, मतलब आप बनते कि नहीं बनता जी। अगर जैसे मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उससे आपने सर्विस ली, आप कंज्यूमर हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर, या आपने कोई गुड्स खरीदा तो आप परचेजर हैं, वो सेलर है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल, मान लीजिए हमने ए ने बी से ज़मीन खरीदी, बी के पास एक मकान है, वो उसने हमको बेचा, और उस मकान में अगर कोई कमी है, कोई ख़राबी है, तो उसके लिए कंज्यूमर आप नहीं है, उसके ये आपकी व्यक्तिगत संविदा है, व्यक्तिगत एग्रीमेंट है, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। हाँ, उसके लिए सिविल कोड में आप जा सकते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए इसमें एक चीज़ और है, या कोई चीज़ या कोई सर्विस आपने ली या कोई गुड्स आपने खरीदा, लेकिन उसका नेचर जो है कमर्शियल यूज़ का है, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया आपने, तो वो भी कंज्यूमर के परव्यू में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग जैसे वो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वो वाणिज्यिक उद्देश्य उनके जीवन यापन और भरण पोषण के लिए वो काम उन्होंने किया, तो वो कंज्यूमर के परव्यू में आए।
हाँ तो वकील साहब, आप उससे थोड़ा सा उदाहरण देके बताइए कि जो भी आपने बात बताई कि कब कमर्शियल यूज़ के लिए मेरे दायरे में नहीं आएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के, और कब आएगा। देखिए, अगर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए मान लीजिए हम बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जी जी जी, हमारे पास 20 ट्रक 50 ट्रक है, जी जी, और उसी से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जी तो वो वाणिज्यिक प्रयोजन के तौर पे माना जाएगा और वो कंज्यूमर की परमिट से बाहर है। जी जी, उसके लिए आप दूसरी जगह शिकायत कर सकते हैं। जी लेकिन जैसे मान लीजिए आपका 2 ही ट्रक है जी, जी और आप उसी से अपना जीवन यापन और भरण पोषण अपने परिवार का कर रहे हैं, तो वो उपभोक्ता के परमिट में आएगा। अब ये आपको उसके अंदर परंतु जोड़ा गया है कि जो कोई भी चीज़, अगर आप गुड्स हो या सेवाएं हैं, और अगर आप अपने कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे हैं, जी, तो वो कंज्यूमर के परमिट से बाहर है। लेकिन उसी में परंतु जोड़ा गया है, किंतु इनको बाहर रखा गया है, यानी कि जो लोग अपने जीवन यापन और भरण पोषण के लिए वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भी कोई चीज़ अगर कर रहे हैं, तो उनको उपभोक्ता माना जा रहा है। अब ये साबित करने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की है कि वो कैसे साबित करेगा कि हम वाणिज्यिक प्रयोजन जो अपने जीवन यापन और भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। मतलब वकील साहब ने जैसे समझाया कि उपभोक्ता के दायरे में तब तो आप बिल्कुल ही तरह से आएंगे जब आप कोई चीज़ आप पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसके जैसे कि कोई भी चीज़ आप मंगाते हैं अपने घरेलू चीज़ के लिए, गाड़ी घोड़ा या आप कुछ भी कैसी चीज़ खरीदते हैं, आप इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं, आप फ़ोन की सर्विसेज लेते हैं, आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, आप मोबाइल की सर्विसेज लेते हैं, तो ये सारी, और इन्वर्टर लेते हैं, कुछ भी आप घरेलू सामान लेते हैं, टीवी फ्रिज कूलर, ये सब आपके पर्सनल यूज़ के लिए हैं, तो ये तो आना ही आना है। साथ में अगर आप मान लीजिए इनका कोई बिजनेस भी इस तरह से कर रहे हैं जिस पे आप डिपेंडेंट हैं इसी उसी बिजनेस पे, मिसाल तौर पे आपकी एक मोबाइल की दुकान है और आप कर रहे हैं, और उससे जो है अगर आपने ने ऑर्डर दिया और आपके पास गलत मोबाइल सेट्स आ गए, जिसका आपने पेमेंट किया था वो नहीं आया, तो भी आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के थ्रू जो है आप केस कर सकते हैं और आप दायरे में आते हैं। अच्छा वकील साहब, इसमें जैसे कि ये देखा गया है कि कभी कभी भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं जो कि एक्चुअल में बाद में सच नहीं होते, जैसे कि मिसाल तौर पे इन्वर्टर ने लिख दिया कि 5 साल तक जो है वो इन्वर्टर चलेगा, चलता वो बता 2 साल भी नहीं चला, ठीक है, और कस्टमर ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, कुछ ऐसा काम भी नहीं किया था कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट था, लेकिन वो 2 साल ही चला पाया। तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं जो कि बाद में सच नहीं साबित होते हैं, उनके ये मामले भी जी आते हैं, और इनमें कंपनसेशन किस तरह से निर्धारित होता है। जी जी, इसमें भी जो है वो भ्रामक विज्ञापन के लिए भी प्रोविज़न बनाया गया है जी जी, कि यदि कोई कंपनी जो है ऐसे भ्रामक और गलत विज्ञापन अगर प्रसारित करती है तो उसके विरुद्ध जो है जी जी, माननीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और उसके लिए जो है वो उनको क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। तो और कितनी क्षतिपूर्ति के बारे में तो ये न्यायालय और जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या देगा और कितना दिलाएगा। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे वकील साहब बता रहे हैं कि इसमें ये नहीं है कि आपका जो नुकसान हुआ है वो तो है ही है। मान लीजिए आपने 2000 की कोई चीज़ खरीदी और 2000 रुपये का तो आपका दावा बनता ही बनता है, प्लस आपकी जो मानसिक आघात लगा है या जो आपको सर्विस की वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है, या आपका बिजनेस लॉस हो गया, मान लीजिए आप उस पर डिपेंडेंट थे, आप मान लीजिए कोई सर्विस दे रहे थे जो उस प्रोडक्ट के जरिए दे रहे थे और प्रोडक्ट की वजह से आपका लॉस हुआ, तो या टाइम डिके जो हो रहा है बार आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिन हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को माननीय कोर्ट जो है, माननीय बेटा से अधिकारी जो उसके हैं वो उसको कंसिडर करते हैं और उसी के हिसाब से उस मौका मुआवजा टोटल तौर पे वो आपको दिलवाते हैं। वकील साहब कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कोई बहुत ही मामला वैसा था, छोटा सा था, लेकिन उसमें कोर्ट ने आपने देखा हो कि इसमें अच्छा खासा जो है धनराशि जो है वो उपभोक्ता को मिली, थोड़ा सा दर्शकों को समझाने की वजह से। बहुत सारे मामले हैं, कई तो हमारे ही मामले हैं जी 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 जी, जिसमें जो है वो, मैं अभी एक मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला मैं लड़ रहा था। अच्छा, और हॉस्पिटल जी जी जी, सोनभद्र में है। जी जी, तो वहाँ पर एक महिला थी, प्रेग्नेंट महिला थी, और जी। उसको मतलब बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। जी जी, तो उसको वहाँ वो एडमिट कराया, उसने वहाँ पर उसकी सीजेरियन की गई, लेकिन जैसे सीजेरियन जो है, सीजेरियन के बाद पोस्ट केयर, ऑपरेशन पोस्ट केयर जो होना चाहिए था, जी, ऑपरेशन जी। के बाद जी जी, बाद में जो ध्यान रखना चाहिए था या जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी ऑपरेशन में, वो नहीं बरती गई। तो इस कारण जो है वो जो जच्चा थी और उससे जो बच्चा होने वाला था, दोनों ही की डेथ हो गई बनारस हॉस्पिटल। मतलब इन्होंने रेफ़र करने में भी देरी करी। तो कंज्यूमर एग्रीव्ड हुआ और उसने सोनभद्र ज़िला आयोग में उसने केस फाइल किया। जी जी, और वहाँ की ज़िला आयोग ने जो है वहाँ पर 2.5 लाख रुपए ब्याज सहित
उसका मुआवजा दिलाया था उसने। अच्छा, तो उसके बाद हॉस्पिटल जो है अपील में चला गया, मैंने अपील लड़ी थी उससे। अच्छा, आप अपील में आ गए, ठीक है। तो माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग में मैंने अपील लड़ी। अपील डिसाइड होने में थोड़ा समय लग गया था, जी। चूँकि कोर्ट वैकेंट थी और चूँकि नए मुकदमे थे, नीचे लगते थे, थोड़ा नंबर नहीं आता था। लेकिन बहरहाल वो जब डिसाइड हुआ है तो उसको करीब 8.5 या 9 लाख रुपये भी प्राप्त हुए। मतलब जो 2.5 लाख रुपए का आदेश हुआ था जिला उपभोक्ता न्यायालय द्वारा, 8.5 लाख वो जाके 9.5 लाख के आसपास हो गया। और उसमें भी तब जब खुद ही जो है हॉस्पिटल जो था, जो सेकंड पार्टी जो थी, वो आई थी कि वो पैसा नहीं, जाहिर सी बात है उनका उद्देश्य रहा होगा कि 2.5 लाख रुपये बचाने का ही रहा होगा। लेकिन 2.5 लाख बचाने की बजाय उन्होंने उनको जो है माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग में उसकी अपील भी खारिज की और उस अमाउंट को भी बढ़ा दिया। तो वकील साहब का जैसे कि एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया बहुत, कि इसमें जो आप लोग में दर्शकों में ज़्यादा उदाहरण मुझे होती है कि शायद ऊपर जाने पे जो है वो खारिज हो जाएगा मामला या नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो कंसीडर कुछ चीज़ें मान लीजिए नीचे लेवल पे नहीं हुई, तो वो भी प्रावधान है कि आप चाहें तो उसका मुआवजा जो मिला है उसको और भी ऊपर जाने पे बढ़ सकता है, यानी कि माननीय राज्य आयोग जाने में या नेशनल आयोग जाने में उसको बढ़ सकता है। अच्छा वकील साहब, एक अमूमन एक मोटा बताइए कि लगभग एक मामले में किसी भी उपभोक्ता का खर्चा कितना लगभग आ जाता है, कि समझाने के उद्देश्य से कि देखिए ऐसा है कि खर्चे के ऊपर तो यदि अगर वो अधिवक्ता नहीं करता है, जी, अगर मान लीजिए अधिवक्ता करता है तो कितना आता है? अधिवक्ता करता है तो ये अलग अलग अधिवक्ताओं की फीस के ऊपर है। जी। कोई अधिवक्ता 5500 रुपये में मुकदमा करता है, बिल्कुल। कोई अधिवक्ता 10,000 में करता है, जी। कोई अधिवक्ता 20,000 लेता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोई अधिवक्ता लेकिन अधिवक्ता फीस। लेकिन ये चूंकि उपभोक्ता के ऊपर भार नहीं बनता है ये मामला, क्योंकि ये जाहिर सी बात है अगर वो केस वकील साहब जीतते हैं तो वो पैसा ऑलरेडी उपभोक्ता को मिलता है, क्योंकि वो माना जाता है, कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ आपका कानूनी व्यय हुआ होगा, तो उसको वो पैसा कोर्ट अलग से दिलवाती है। अच्छा वकील साहब, इसमें हाई कोर्ट की क्या भूमिका रहती है? क्या बीच में जैसे जो आपने बताया कि जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पे जो है न्यायालय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है उपभोक्ता फोरम का, तो क्या इन तीनों के बीच में कहीं पे हाई कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, या कोई केस वहाँ पे भी आपने देखा कि जो जिला लेवल के बाद में सीधा हाई कोर्ट चला गया हो, या राज्य स्तर के बाद में हाई कोर्ट गया हो, ऐसा कुछ प्रावधान है? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। जी। जिला आयोग से जो निस्तारित होते हैं मामले, उनको आप राज्य आयोग में चुनौती दे सकते हैं, और राज्य आयोग से जो मामले निस्तारित होते हैं उनको आप माननीय राष्ट्रीय आयोग में चुनौती दे सकते हैं। अभी बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया, चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जो होते हैं वो विधि सिद्धांत माने जाते हैं, फैसला माने जाते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आप माननीय राष्ट्रीय आयोग के आदेश के बाद आप माननीय उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के बाद, मतलब जिला लेवल पे अगर जिला आयोग से आप असंतुष्ट हैं तो मामले को आपको सीधा जो है आयोग के पास ले जाना पड़ेगा, और वहाँ से एक उसमें एक ब्रांच या एक लाइन आप सुप्रीम कोर्ट, वरना आप राष्ट्रीय आयोग में भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के बाद ही आप जाएंगे। राष्ट्रीय आयोग के बाद वकील साहब बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आयोग के बाद आप जा सकते हैं। अच्छा वकील साहब, इसमें देरी मान लीजिए जिला आयोग द्वारा हो रही है, तो इसमें क्या डायरेक्शन के तौर पे हाई कोर्ट के पास जाया जा सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय से कहा जाए कि इसमें थोड़ा सा आप डायरेक्शन कर दें, ताकि जिला न्यायालय पे जल्दी, जिला उपभोक्ता आयोग में जल्दी इसकी सुनवाई हो सके या टाइम बाउंड हो सके? जी हाँ, बिल्कुल जाया जा सकता है, यदि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है जी कि आपके मुकदमे में देरी हो रही है। जी। और देरी नहीं होनी चाहिए, या कोर्ट के द्वारा या वकील के द्वारा जिस भी कारण से हो रही है, तो आप उसके टाइम बाउंड के लिए आप माननीय राज्य आयोग भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी डायरेक्शन लेने जा सकते हैं। किन्हीं मामलों में माननीय उच्च न्यायालय डायरेक्शन दे भी देता है, और ज़्यादातर वैसे रिटें खारिज करता है माननीय न्यायालय कि आपके पास तो रेमेडी है, आप माननीय स्टेट कमीशन में जाइए आप, यानी राज्य आयोग में भी आप जा करके शिकायत कर सकते हैं कि साहब हमारा मामला अननेसेसरीली जो है लिंगर ऑन किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप जा सकते हैं कि हमारा मैटर जो है टाइम बाउंड कर दिया जाए कि 3 महीने में 6 महीने में हमारा मामला जो डिसाइड कर दिया जाए, तो आपको वो उपचार उपलब्ध है। मतलब आप जिला अगर आयोग में आपकी देरी हो रही है तो आप राज्य आयोग में जाके डायरेक्शन ले सकते हैं कि जिला न्यायालय को निर्देशित किया जाए कि मामले को जल्दी त्वरित सुनवाई कर दी जाए।
बहुत अच्छा वकील साहब ने बताया। अच्छा, एक चीज़ वकील साहब आप बताइए कि हाई कोर्ट का जैसे कि कुछ जगह प्रिम्बल में रखा गया है, बाकी जैसे कि डीआरटी में है कि हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्पष्ट रूप से जो है बाकायदा ट्रिब्यूनल का गठन हुआ ही है और बाकायदा हायरार्की के हिसाब से, तो उसमें नहीं होता है। वकील साहब, अच्छा एक चीज़ बताएं कि अगर जैसे आपने पहले ही बताया कि व्यक्ति चाहे तो खुद भी जो है केस अपना लड़ सकता है, उसका प्रोसीजर भी बहुत आसान है फाइलिंग करने का, उसके बाद में राज्य, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक अनुभवी एडवोकेट की सर्विस लेने से उसकी मजबूती आती है, क्योंकि जो दांव पेच जो है आपकी मालिक आपके खिलाफ जो कंपनी आएगी, वो जाहिर सी बात है कि उसका पास एक बहुत ही अनुभवी वकील होगा, तो आपको चूँकि उसको काउंटर करना है और आपको मान लीजिए नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, और वो आप सही साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो ये कमी तो जाहिर सी बात है कि अनुभवी वकील की तो आप नहीं पूरी कर सकते आप, लेकिन ये प्रावधान तो जरूर है कि आप अपना केस जो है खुद लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि वकील साहब की जो फीस या बाकी जो कोर्ट का जो फीस खर्चा होगा, वो जाहिर सी बात है कि उसमें ऑर्डर में वो चीज़ अलग से कंपनसेशन के तौर पे भी मिल सकती है, तो इसमें उपभोक्ता का इतना कोई विशेष नुकसान नहीं है अगर वो किसी अनुभवी वकील को करे, और चाहे तो ना भी करे, उसकी विवेक पे निर्भर करता है। तो वकील साहब, इसमें एक ऐप आपने बताया जैसे जागृति ऐप करके है, गवर्नमेंट के उससे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई जागृति के माध्यम से आप जिला आयोग में ही अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। जी जी। और वहाँ पर आपके मुकदमे को निस्तारण एज ए मुकदमा आपका दर्ज किया जाएगा, वहाँ निस्तारित किया जाएगा। उससे आप अगर आप जीतते हैं तो आपको क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। अलग से कोई ऐसी व्यवस्था, सब प्राइवेट लोग हैं जो क्या करते हैं, आपका वो शिकायत बनाते हैं, शिकायत बना के कंपनी को अपने स्तर पर भेज देते हैं, उसके लिए 3,000 4,000 ऐसी फीस ले लेते हैं। अल्टीमेटली आपको कहीं रेड्रेसल, चूंकि उनके पास बाध्यकारी है नहीं, और माननीय जिला आयोग का आदेश बाध्यकारी है जी, मतलब माननीय जिला आयोग ने मसलन कोई आदेश पारित किया जी जी, और उसके बाद वो आपने उस आदेश को जिसके विरुद्ध पारित किया है आपने उसको प्राप्त कराया, रिसीव कराया, साहब माननीय अदालत ने यह आदेश पारित किया है, इसका अनुपालन किया जाए, इसका कंप्लायंस किया जाए। और यदि कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो माननीय आयोग को धारा 71, 72 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ये प्रोविज़न है कि धारा 71 के अंदर जो है आरसी जारी की जाएगी, यानी भू राजस्व के रूप में जैसे सरकार पैसे वसूलती है उस तरीके से जो है आपकी वो पैसे, यानी जो आर्डर में आपको मिला है वो पैसे वसूल किए जाएंगे। और यदि उससे भी नहीं वसूल हो पा रहा है भू राजस्व की तरफ से, धारा 72 में उसको तलब करके नॉन अवेलेबल वारंट करके उसको गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उसको 3 महीने से लेकर के 3 साल तक के कैद की सज़ा का प्रावधान। अच्छा, इसमें कैद का प्रावधान जी, अगर वो नहीं करता है तो धारा 72 जो है उसमें दंड का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है इसमें, मतलब कि ये दर्शकों को जानना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी पहलू को भी जो है अधिकार है कोर्ट माननीय जो है उपभोक्ता न्याय आयोग के पास में, कि वो चाहे तो कंपनसेशन के साथ में दंड के तौर पे भी जो है वो कर सकती है, अगर वो कंप्लायंस नहीं करते हैं, अगर वो उसको। अच्छा वकील साहब, ये जो आदेश होता है ये मतलब एडवाइजरी होता है या बाध्यकारी होता है? बाध्यकारी होता है। अगर वो मान लीजिए जिला न्याय आयोग ने या माननीय राज्य आयोग ने कोई फैसला सुनाया और वो कंपनी को बोला कि इनको ये चीज़ धनराशि जो इतना मुआवजा दिलाना बोला उस ऑर्डर में, तो उस ऑर्डर का क्रियान्वयन कैसे होगा? मतलब मान लीजिए वो नहीं करते हैं अगर उसको, तो क्या कितने दिन में वो करना है, और वो कितने दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ क्या मतलब कैसे हो सकता है? देखिए, आमतौर पर जिला अदालत मतलब जिला आयोग या माननीय राज्य आयोग द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं उसमें एक समय सीमा तय की जाती है। अच्छा, मसलन किसी में 30 दिन का टाइम देते हैं कि 30 दिन के अंदर जी जी जो भी धनराशि नियत की गई हो 30 दिन के अंदर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जी, ठीक है। कहीं कहीं 45 दिन के अंदर दिया जाता है। अगर वो लिमिट गुजर जाती है 30 दिन की और वो अनुपालन नहीं करते तो आप फिर धारा, पुराने वाले एक्ट में धारा 25/27 थी जी, और नए वाले में धारा 71/72, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले बताया था। हाँ। तो उसके तहत आप प्रार्थना पत्र आपने उसी माननीय आयोग में दोगे जहां से आपको ऑर्डर पास हुआ है कि साहब आपने इस तारीख को ये ऑर्डर पास किया था, परंतु विपक्षी ने अभी तक इसका
आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया है, लिहाजा इनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई धारा 71/72 के अंतर्गत की जाए। तो उसके बाद धारा 71 को पहले प्रोसीड करेगी अदालत, और विपक्षी के विरुद्ध जो है भू राजस्व के रूप में धनराशि को वसूल किए जाने के लिए आरसी जारी की जाएगी, जो डीएम के पास जाती है। डीएम के जरिए तहसीलदार, तहसीलदार से फिर अमीन को मिलती है, और अमीन उसको पहले संपत्ति को कुर्क करता है, फिर नीलाम करेगा और ला के देगा। और आमतौर पर वैसे कुर्क जैसे ही होती है, लोग पैसा जमा कर देते हैं। तो वैसे जो प्रोसीजर के थ्रू अगर मान ली 30 दिन का टाइम देती है, आयोग देता है, तो उसको जो पैसा मुआवजे की धनराशि होगी वो मतलब कैसे, चेक के माध्यम से या अकाउंट, जो उपभोक्ता के अकाउंट में किस तरह से मतलब पैसा ट्रांसफर किया जाता है? चेक के माध्यम से डायरेक्ट उपभोक्ता के नाम से डीडी बना के दे सकते हैं, चेक बना के दे सकते हैं, या वो उतनी धनराशि का डीडी या चेक बना करके माननीय जिला आयोग के प्रेसिडेंट के नाम से बना के दे दिया जाता है, जो जिला आयोग के खाते में जमा होता है। उसके बाद जिला आयोग से परिवादी यानी कि कंज्यूमर को वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, चेक बना के दिया जाता है, वो अपने खाते में तो लगा। तो मान लीजिए मुआवजे की धनराशि कंपनी डायरेक्ट, जैसे कि आपने बताया कि डीडी के माध्यम से दे रही है, तो वो इंश्योर कैसे होगा कि उसने पैसा दे दिया है या इनको मिल गया है? नहीं, तो वो माननीय न्यायालय के सामने ही सामने ही दिया जाएगा, मतलब माननीय न्यायालय विटनेस रहेगा। हाँ। वारंटी और गारंटी का भी एक बता दीजिए कि ये क्या फ़र्क होता है, बहुत कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहता है कि वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, और इसको कैसे मतलब क्लेम कर सकते हैं? देखिए, वारंटी जो होती है वो वारंटी जैसे मान लीजिए 6 महीने की वारंटी है, 1 साल की वारंटी मिनिमम, ऐसे मेरे ख्याल से अब ज़्यादातर 1 साल की वारंटी आ रही है। वारंटी का अर्थ ये है कि अगर 1 साल के अंदर सामान के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको फ्री ऑफ कास्ट बना के आपको देंगे। अच्छा। और गारंटी अगर होती है तो गारंटी में अगर कोई सामान ख़राब हो गया तो गारंटी का मतलब है कि वो सामान आपका तुरंत वापस लेके नया दूसरा सामान आपको दे दिया जाएगा। तो गारंटी में रिप्लेस कर देंगे और वारंटी में उसको निर्माण जो खराबी है उसको दूर करके आपको वापस करेंगे, तो वारंटी ये होती है। अच्छा, अगर साहब ये जो ई कॉमर्स वाली जो सर्विसेज हैं, जो फ्लिपकार्ट और ये सब सर्विसेज दे रही हैं, तो ये क्या ये अभी उपभोक्ता दायरे में आती हैं, संरक्षण के दायरे में? जी हाँ, बिल्कुल। वो कंज्यूमर के परवीव में है। तो इनका ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है? मतलब मिसाल के तौर पे इनका ऑफिस चूँकि ये सप्लाई माली बेंगलोर से कर रही हैं और कंज्यूमर यहाँ लखनऊ में या कहीं पे भी दिल्ली में कहीं कंज्यूम कर रहा है उस चीज़ को। देखिए, पुराने वाले एक्ट में था कि काज ऑफ एक्शन जहाँ उत्पन्न हुआ हो वहाँ आप मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन नए वाले एक्ट में जो है ये व्यवस्था है कि परिवादी जहाँ रहता है, यानी कंप्लेनेंट जहाँ रहता है वो वहाँ मुकदमा दायर कर सकता है, या जहाँ पर वो काम कर रहा हो। मसलन जैसे हम मान ली लखनऊ के हैं लेकिन हम रहते देहरादून में हैं, तो हम देहरादून में भी मुकदमा कर सकते हैं। नहीं, मान लीजिए मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं गुड़गांव जाता हूँ, वहाँ पे मैं गुड़गांव जाता हूँ, नहीं गुड़गांव रहते हो आप, सर्विस हुआ गुड़गांव। अच्छा। तो आप गुड़गांव में भी, चूंकि आप भले ही आपका मकान यहाँ है लेकिन रहते तो आप गुड़गांव में हैं। जी। तो आप गुड़गांव में चाहे उन अपोजिट पार्टी का ऑफिस हो ना हो, कोई ना हो, आपका निवास हो, अच्छा, तो आप वहाँ मुकदमा कर सकते हैं नए वाले एक्ट में। यानी जहाँ कंप्लेनेंट निवास करता हो यानी उपभोक्ता, वहाँ वो मुकदमा कर सकता है, या वहाँ वर्क कर रहा हो, या वहाँ वर्क कर सकता है जहाँ काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ हो। तो हम मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं मुरादाबाद जाता हूँ, वहाँ पे मान लीजिए कि मैं कोई चीज़ लेता हूँ वो उसको इस दायरे में आती है, तो वो वहाँ भी कर सकता हूँ। यस। और मैं चाहूँ तो लखनऊ में अगर मेरा घर है तो वहाँ भी कर सकता हूँ। जी, कोई ज़रूरी नहीं कि उनका अपोजिट पार्टी का कोई। अच्छा, इसमें मान लीजिए अगर केस किसी उपभोक्ता ने कर रखा है और सामने वाला जो कंपनी है या कोई जो सामने वाली पार्टी है वो इसको बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए बात करे, तो क्या इसमें उपभोक्ता को फायदा होता है या नहीं होता है? इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। हाँ, बिल्कुल उपभोक्ता का फायदा होता है। सुलह समझौते में जो चीज़ होती है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है। जी। आपको अगर साल 2 साल बाद अगर कुछ रुपए मिलते हैं बढ़ के भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो पैसे तुरंत आपको मिल रहे हैं जो पैसे आपके लगे हैं, जी, और वो मान लीजिए अगर सुलह में कहता है आप हमसे 10 रुपये कम ले लीजिए, मसलन जैसे हमारा 1 लाख का नुकसान है, वो कह रहा भाई ठीक है 1,05,000 हमसे ले लीजिए। जी। आप लेकिन अगर मुकदमा लड़ते और ज़्यादा टाइम तक लड़ते तो हो सकता है 1.5 लाख मिलता, आपको 2 लाख मिलता, लेकिन अभी आपको मिलता साल भर बाद, और अभी आपको तुरंत मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है सुलह में। बिल्कुल। तो इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और तो ये भी होता है। तो क्या माननीय आयोग को ये बताना पड़ेगा कि आपने सेटलमेंट कर लिया, या उसकी कैसे वहाँ पे? तभी तो आपने अगर अपनी शिकायत माननीय आयोग में दर्ज करा रखी है तो आप दोनों उसमें अपना सुलहनामा दाखिल करेंगे, कर सकते हैं। तो सुलहनामा दाखिल करेंगे साहब, हम दोनों के मध्य जो है इन शर्तों पे सुलह हो गई है और हमको
जो हमें चाहिए था इन्होंने हमको दे दिया, अब हमारा कोई शिकायत शेष नहीं है, तो पूर्ण संतुष्टि में हमारे मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। ओके। अच्छा, ये कोर्ट में मान लीजिए कोई फैसला उपभोक्ता के पक्ष में मान लीजिए नहीं आता है, तो उसमें फिर उसकी जाहिर सी बात है, आपने पहले बताया कि उसकी राज्य आयोग में जाके उसकी वो अपील कर सकता है, और राज्य आयोग में मान लीजिए खारिज होता है तो वो आप राष्ट्रीय आयोग में भी जाके कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे, चूँकि डिस्ट्रिक्ट जज से यहाँ पर आते हैं और उपभोक्ता आयोग का एक एक्ट एकदम अलग एक्ट है, तो चूँकि सारी ज़िंदगी वो सिविल कोर्ट के मुकदमे डिसाइड करते हुए आ रहे होते हैं, तो कभी कभी भ्रम की स्थिति में भले ही उपभोक्ताओं का नुकसान हो जाए, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर यहाँ अगर गलती हो गई है तो राज्य आयोग में सुधारी जा सकती है। अच्छा वकील साहब, क्या किसी उपभोक्ता को केस दर्ज पर जाने से पहले उपभोक्ता फोरम में क्या नोटिस भेजने से भी कुछ बात बनती है, उसकी प्रासंगिकता है नोटिस भेजने की? जी। अच्छा, वकील के माध्यम से मान लीजिए कोई नोटिस भेजी जाती है, तो क्या उसको बाद में क्या उसको लगा भी जा सकता है उपभोक्ता फोरम में कि हमने साहब उनको नोटिस भी भेजी थी पहले? जी बिल्कुल। अच्छा, आप अगर नोटिस भेजते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट ही है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि साहब हम जो है हमने पहले इनको लीगल नोटिस भी दी, हमने इनको लेटर्स भी लिखे, हमने इनके यहाँ थी, इससे बल्कि आपका जो मेंटल ट्रामा और फिजिकल वो है वो और प्रमाणित हो जाता है कि साहब देखिए हमने इनको मुकदमे में आने से पहले हर तरह से चाहा कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो सुलझा लिया जाए और हमारा ख़त्म कर दें, समस्या दूर कर दें। ये नहीं किया, बावजूद इसके तब मैं आया हूँ और वो सारे एविडेंस यानी लीगल नोटिस और एप्लीकेशंस वगैरह जो आपने दे रखी हैं, रिसीव कराएंगे, वो सब उसमें लगाई जाएगी। कोर्ट को तो डिस्पोजल मिल रहा है और एक उपभोक्ता को उसका न्याय भी मिल रहा है, त्वरित न्याय हो गया एक तरह से। भाई उसने शिकायत दर्ज करी और कोर्ट के नोटिस के बाद ही उन्होंने संज्ञान लिया कि भाई कर दीजिए, नहीं तो हमें बाद में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो अभी दे के ख़त्म कर लें हम। तो ऐसा भी होता है। जबकि साहब आप जो कि कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, तो आपको कभी ऐसा क्या क्या चीज़ें आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या बुनियादी गलतियां लोग कर देते हैं जिससे उनका मामला जो है बड़ा कमज़ोर हो जाता है, और मतलब उनको अच्छा कंपनसेशन मिल सकता था और वो उनका वाद भी सही होता है, उनके साथ फ्रॉड भी हुआ होता है, लेकिन चूंकि उनके पास साक्ष्यों की कमी होती है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो होना चाहिए, तो ऐसा क्या मतलब दर्शकों को जो है एडवाइस देंगे कि वो मतलब जो है जिनको उनका मामला मजबूती के साथ में आगे आ सके, थोड़ा उसको बता दें। देखिए, जैसा कि उपभोक्ता आयोग और उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण है, जी उसी तरह से कोशिश करिए आप अपने शिकायत को संक्षेप में मगर प्रभावशाली ढंग से रखने का प्रयास होना चाहिए। अच्छा, आपकी जो शिकायत है बहुत लेंदी ना हो और संक्षिप्त हो, और लेकिन प्रभावशाली, यानी आप जो बात कह रहे हैं उस बात के पीछे लॉजिक भी हो और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो। तो इस तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने केस का, तो आपको 100% विजय प्राप्त होगी। तो वकील साहब ने बताया कि जैसे कि आप पहले भी वो बता चुके हैं वीडियो के आरंभ में ही कि आप एविडेंस को कलेक्ट करते हुए चलिए, ठीक है, हर चीज़ को पहले से प्रमाण रखिए, और उसके बाद में जब आप कंप्लेन में आइए तो वो भी बड़ी आपकी जो है स्पष्ट और शॉर्ट और बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में होनी चाहिए, ताकि वो समझ सके न्यायालय भी आसानी से कि ये आप कहना क्या चाहते हैं, आप किस लिए आए हैं। वकील साहब, जो कुछ मामले में जैसे देखा गया है कि फ्रॉड के केस में ज़्यादातर जहाँ पे क्रिमिनल भी उपभोक्ता जो है वो केस कर देता है, तो क्रिमिनल मामला क्या भी चल सकता है साथ में, और साथ में कंज्यूमर मामला भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं? हाँ, उसमें कोई बाध्यता तो नहीं है, या वो कह सकता है सेकंड पार्टी की साहब इनका दोनों क्रिमिनल केस रखा है हमारे ऊपर? नहीं, बिल्कुल चल सकता है। इसलिए कि सिविल लाइबिलिटी अलग है और क्रिमिनल लाइबिलिटी अलग है। अगर उसमें कोई अपराध कारित किया है तो वहाँ पर अपराध का विचारण होगा और अपराध की सजा दी जाएगी, और यहाँ पर उसमें कोई डिफिशिएंसी इन सर्विस करी है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो यहाँ पर वो विचारित किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप अपने परिवार में इन्हीं दो जो बता रहा हूँ मैं कि सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार प्रथा और इम्परफेक्शन, गुड्स में कोई कमी है, त्रुटि है, खराबी है, इन सब चीज़ों से संबंधित है तो वो बिल्कुल आपका यहाँ विचारण होगा। और क्रिमिनल लायबिलिटी जैसे एक मामला है, एक बिल्डर ने एक प्लॉट बेचा, एक फ्लैट बेचा, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट एक फ्लैट बेचा,
लेकिन फ्लैट उसने बनाया ही नहीं। जी जी ठीक है, तो अब इसमें देखिए दोनों मामले बन रहे हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी बन रही, सिविल लायबिलिटी बन रही। जी जी अब उसने क्या किया कि पुराने वाले एक्ट में 420 धारा थी एक, जी जी अब वो बदल गई है। हाँ, वो आईपीसी में थी, अब जी, BNS में दूसरी हो गई। तो अब वो उसने फ्रॉड किया जी जी कि उसने फ्लैट बनाया नहीं, आपसे पैसे ले लिए, सही। और उसने जो है फ्लैट भी नहीं दिया और पैसे भी रख लिए। हाँ तो अब वो क्रिमिनल लायबिलिटी बनी और सिविल लायबिलिटी। अब सिविल लायबिलिटी ये बनी कि मान लिया आपने 10 लाख रुपए उसको दे रखे हैं, जी जी तो अब वो 10 लाख रुपए की रिकवरी आपके FIR करने से या उसकी सजा दिलाने से तो वापस मिलने से रहे। सही सही उसके लिए आपके लिए सिविल लायबिलिटी का उपभोक्ता आयोग है। सही। तो आप उपभोक्ता आयोग में जाओगे कि साहब हमारे साथ इन्होंने, अब वहाँ लेकिन आप ये नहीं कहोगे इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने चीटिंग की है, वहाँ आप जाओगे अनफेयर प्रैक्टिस, वहाँ आप जाओगे डिफिशिएंसी इन सर्विस। तो वकील साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि मान लीजिए इस तरह के मामले, बिल्डर के मामले हैं, हॉस्पिटल के मामले हैं, इंश्योरेंस के मामले हैं, जहाँ पे आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, तो आप वहाँ पे जो आईपीसी में या BNS में सेक्शन में जो जा रहे हैं, क्रिमिनल पहलू जो पुलिस के थ्रू जा रहे हैं या 56(3) के थ्रू मानने कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो वो तो आपका क्रिमिनल मामला है, उसमें आपको दंड का प्रावधान है। यहाँ पे आपको इसका जो आर्थिक पहलू जो था, जो आपको नुकसान हुआ है, और ये भी उन्होंने बताया कि जैसे मान लिया लखनऊ का बंदा रहने वाला है और उसने मान लिया नोएडा में या गुड़गांव में कहीं प्रॉपर्टी ले रखी है और वो रहने वाला यहाँ, तो वो यहाँ भी उसको केस को प्रोसीड कर सकता है। जी जी जी। उसका अगर मान लिया फ्लैट वहाँ का था और वो जो है चाहे तो वहाँ करे और चाहे तो यहाँ करे, जो रिस्ट्रिक्शन उसका है दोनों जगह पे। मुझे बता दीजिए कि जैसे कि कुछ टिप्स ऐसे क्या हैं कि जो जिससे बहुत तेज़ी से मतलब मामले का निपटारा हो सके, थोड़ा उस पर थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए कि मामले को कैसे क्या क्या किया जाए कि जिससे मामले को तेज़ी से निपटारा हो। तेजी से निपटाने के लिए तो प्रोसीडिंग में तो हाँ, प्रोसीडिंग में ये है कि आप अपनी शिकायत जो है जी जी प्रॉपर तरीके से बनाएं, उसको दाखिल करें। यदि अधिवक्ता रख सकते हैं तो अधिवक्ता रखें, स्वयं लड़ सकते हैं तो स्वयं लड़ें, इसलिए कि उसमें भी तारीखें पड़ती हैं और हर तारीख पे आपको उपस्थित होना होता है। तो अब ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप उपभोक्ता उसको कैसे अपने केस को रखेगा। अच्छा। और अगर वो हर प्रत्येक तारीख को गंभीरता के साथ वो उपस्थित रहता है और कोशिश करता है तो जल्दी से जल्दी हो सकता है। बाकी तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए और न्याय की व्यवस्था, हाँ, वो जो और आयोगों का गठन करे, आयोग की जी क्षमता को बढ़ाए, आयोग की क्षमता को बढ़ाए। और एक वकील साहब, आपने पूरी प्रैक्टिस दौरान कुछ ऐसा कोई केस ऐसा बताना चाहेंगे जो आपको लगा हो कि ये केस मतलब नहीं बनता था और थोड़ा सा मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में आ गया केस, वो कोई होता ले आया, कुछ इस तरह का कोई आपको कुछ याद आता है इस तरह का कि जिसमें केस अजीब सा केस था, मान लीजिए थोड़ा सा जो है आ गया लेकिन वो होता गया फोरम में, इस तरह सा, या कोई इस तरह केस जिसमें आप बहुत ही मतलब हाईलाइट केस था कुछ इस टाइप का, कोई बड़ी कंपनी के खिलाफ या कुछ इस टाइप का? नहीं, अभी हमने हाँ, बिग बाजार वाला बताया गया, बड़े उनका काफ़ी बड़ा नाम है वो भी, जी, बिग बाजार का बताया था। और भी तमाम है, जैसे कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, अपने थैले हैं, मान लीजिए थैले पे उनका एडवर्टीजमेंट हाँ, है, ये भी एक केस अभी जल्दी आया है, एडवर्टीजमेंट है, जिसमें एक बड़ा मार्ट उसका पैसा ले लिया, उसने थैले का पैसा ले लिया। हाँ, तो उसने शायद उसमें उपभोक्ता को काफ़ी न्यायालय ने काफ़ी मुआवजा दिलाया उस बात पे कि वो आप थैले का पैसा अलग से नहीं ले सकते। एक और इंटरेस्टिंग केस मुझे याद आ रहा है, एक महिला थी, उन्होंने एक कुर्ती खरीदी थी 500 रुपए की। अच्छा। अब वो कुर्ती चेंज करने गई, वो दुकानदार ने कुर्ती चेंज नहीं की। हाँ। तो जब उन्होंने कुर्ती चेंज नहीं करी तो महिला ने जो है व्यथित होकर के जिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। जी। तो वो 500 रुपये उनको ब्याज के साथ वापस दिलाए गए थे और थोड़े से 500-1000 रुपये और दिलाए गए थे, जिसकी अपील मैंने माननीय राज्य आयोग में करी थी। जी। तो माननीय राज्य आयोग में वो 500 को बढ़ा के 5000 किया गया था। तो वो 500 की कुर्ती में 5000 रुपये महिला को मिले थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग और छोटा सा मामला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है, तो दर्शकों, वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है आपको कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के थ्रू क्या क्या आप कर सकते हैं। अमूमन लोगों में ये धारणा होती है कि अरे मामला छोटा है और क्या है, 10, 20, 50, 100, 500 रुपये का फ्रॉड है, या और मतलब उसको टाल देते हैं, या बड़ा भी फ्रॉड उनके साथ होता है। तो अमूमन लोग सोचते हैं कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे और जो है इसमें कोई हासिल नहीं होगा, और इसी का जो है गलत तरह की कंपनियां जो होती हैं वो गलत भ्रामक विज्ञापन से या गलत तरीकों से फ़ायदा उठाती हैं। जबकि वकील साहब ने भी उदाहरण के माध्यम से समझाया कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ चाहे 1 रुपये का ही फ्रॉड क्यों ना हुआ हो तो आप आएँ
तो इससे ये भी होता है कि कंपनी का को में भी एक तरह का मैसेज जाता है गलत कंपनियों के कि वो इस तरह से चीज़ों को अनलीगल प्रैक्टिस रोकने से रोकती हैं। और दूसरा, लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी एक दूसरे का एग्जाम्पल देख के जो है उनको लगता है कि उनका, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आप कुछ भी एक रुपये ही चाय की ना व्यय कर रहे हैं तो आपको उसकी 1 रुपये की कीमत का कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हैं उसको आपका ये अधिकार है, आपको मिलना ही चाहिए। और इसमें अगर कोई भी मान लीजिए हिलावाली हो रही है, गलत तरीके से आपको कुछ भी दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको अपना कदम उठाना चाहिए। और इसी के लिए जो है वो इन ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया है, और इनको सिविल जो कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं उनको उनसे हट के रखा गया है कि आपका न्याय प्रक्रिया जो इनकी हो वो सुगम तरीके से चले। तो वकील साहब ने बहुत अपना कीमती समय दिया और हम वकील साहब को धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत और शुक्रिया। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइए, और अगर होगा तो वकील साहब के साथ में एक दूसरा सेशन रख लेंगे जिसमें हम आपके क्वेश्चन को उठाएंगे, जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ये वकील साहब के माध्यम से आपको जो है ये बिल्कुल जागरूक करने के उद्देश्य से ये चीज़ बताई जाएंगी। आप क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। वकील साहब से पूछ के उनका जो है उत्तर दे दिया जाएगा, और ज़रूरत होने पे एक लाइव सेशन अलग से रख लिया जाएगा। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया। वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। और हम आशा करते हैं कि इस तरह से जो है हम अपने जो हमारा उद्देश्य है उस पर करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य एनआई लीगल का यही है कि जो है लोगों को जागरूक करना, उनको अधिकार के बारे में बताना, कानून की भाषा से हट के बिल्कुल जनरल टर्म्स में जो है वो वकील साहब के माध्यम से उसको बहुत आसानी तरीके से समझाना, ताकि जो वक्त जो है वकील साहब, जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिस के कोर्ट में या जो है केस के दौरान वकील साहब लोग नहीं दे पाते हैं, उपभोक्ता को बिल्कुल जो है डिस्क्राइब मैनर में नहीं समझा पाते हैं क्योंकि उनके पास भी वो बिजी रहते हैं। तो वो उसको आपको खुद इस चीज़ को समझना कि आपका क्या अधिकार है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल आपका ये भी अधिकार है कि अगर 2 रुपये या 5 रुपये भी आपका जो है गलत तरीके से जो है कोई आपसे ले रहा है, खींच रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है प्रावधान रखा गया है कि आप माननीय ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट जो है वो वीडियो में कमेंट बॉक्स में दीजिए हमको, और हम इस तरह का इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। धन्यवाद।